अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। और पाकिस्तान में जो सियासी जंग है वो उसी तरह से जारी है। पॉलिटिकल प्लेयर्स जिस बात को लेकर तनकीद का निशाना एक दूसरे को बनाते हैं उसमें अफाके का फ़िलहाल कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, और वो है मईशत। शौकत तरीन साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमें एक बार फिर मनादी देते दिखाई दिए कि अगर इस हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले लिए तो ये हुकूमत रुखसत हो सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत के इरादे क्या हैं ये किसी को भी नहीं मालूम। ऐसा लगता है कि इसहाक डार साहब भी असद उमर साहब की पॉलिसीज़ पर ही चल रहे हैं, और वेट एंड सी की उनकी पॉलिसी किस तनाजुर में है इसका तयन होना अभी बाकी है। बिहाइंड द सीन्स चल क्या रहा है वो तो बहुत अहम है। लेकिन अगर हम पंजाब के मामले की तरफ आएँ तो इसमें थोड़ा सा चेंज आया है निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के सिलसिले में। इससे पहले जो 2 नाम दिए गए थे, 3 नाम दिए गए थे, उसमें एक चेंज है कि अब एक साबिक चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा साहब हैं जिनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तजवीज़ किया गया इजलास के दौरान के पार्लिमानी कमेटी को। अब ये 2 नाम भिजवाए जाएंगे। एक तो सुखेरा साहब ऑलरेडी हैं उस क्यू में, और दूसरा इस नाम का इंक्लूजन हुआ है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं? अगर पार्लिमानी कमेटी मुतफ़िक़ तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन में जाएगा मामला। इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो वहाँ फैसला होगा, उसको वो कबूल करेंगे या नहीं। परवेज़ इलाही साहब क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इरादे पहले ही उन्होंने बता दिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब इस पर क्या कह रहे हैं? सबको तस्लीम करना लाजमी है, तो परवेज़ इलाही साहब किस बुनियाद पर, आइन की किस शिक की रूह से ऐसा समझ रहे हैं कि वो इसे चैलेंज करेंगे? बहुत से अहम सवालात मुल्क की सूरत हाल से जुड़े हुए, मईशत से जुड़े हुए आज के प्रोग्राम में उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और सब जवाब देने में मदद करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नसीम सिद्दीकी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीसा पहली बार हमें ज्वाइन करें। सर वेलकम टू द शो जॉइंट सेशन। राना मुबशर साहब भी हमारे पैनल का हस्बे मामूल हिस्सा हैं। अतर तबीयत नासाजी की वजह से आज शो में हमारे साथ शरीक नहीं है, लेकिन अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइनी और कानूनी राय उनसे जानते हैं इस मामले की बाबत। अबूज़र, सबसे पहले तो कहिएगा, पिछले दिनों में एक अहम मुलाकात भी हुई, अगरचे उसका ज़्यादा चर्चा नहीं हुआ, चीफ जस्टिस साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के दरमियान। उसके आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान के या पंजाब के मुस्तकबिल पर? कनेक्टेड है कुछ? और दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन अगर इन नामों में से किसी एक का इंतखाब करेगा तो उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है? देखें आयशा, पहले आपका जो सवाल था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुई है, वो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो इस सिलसिले में हुई थी कि इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि जो आरओज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो आरओज़ हैं वो एग्जीक्यूटिव से ना लें, वो जुडिशरी से लें, ताकि उनका कहना ये है, उनका वर्जन ये है, ताकि कल को अगर कोई इल्ज़ाम लगते हैं जनरल इलेक्शन में या ज़िमनी इलेक्शन में कि धांधली हुई है, इसमें हुकूमत भी मिली हुई थी, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ था, तो इस वजह से हम ये ड्यूटी जो है ये आरओज़ वाली ये हम जुडिशरी से ले लेते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मकसद था मुलाकात का। अब इसमें दूसरी राय भी आ सकती है, लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो उसके मुताबिक इसका मकसद ये था, और ये पास्ट में भी होता रहा है। बिल्कुल आपको याद होगा जब आसिफ जरदारी साहब कहते थे 2013 का इलेक्शन आरओज़ का इलेक्शन है। सो इस तरह पास में ये हो चुका है, इट्स नॉट न्यू थिंग, इसकी नज़ीर मौजूद है। अच्छा, और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि देखिए अभी इसको समझ लें, अगर चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन एग्री नहीं करते ना किसी भी नाम पे, उसमें आपको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ बैठ के डिलिबरेट करना होता है, किसी भी नाम पे आप एग्री कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन वो नहीं करते तो फिर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है 3-3 लोगों की, उसमें फिर 2-2 नाम भेजे जाते हैं जो अभी गए हैं। तो ये कमेटी अब 3 दिन के लिए बैठेगी, अगर डिलिबरेट करेगी और ये किसी नाम पे फाइनली नहीं पहुंचते तो फिर उसके बाद जो हतमी फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 दिन जब इख्तिताम होगा उनका, उसके बाद 2 दिन उसके पास होंगे, फिर वो एक इसमें से नाम जो है वो चूज करेगी और वो नाम फाइनल होगा फॉर चीफ मिनिस्टर। अब इसमें ये आर्टिकल 224A की जो लैंग्वेज है आइन की आपकी, उसमें ये सारा कुछ प्रोसीजर पूरा प्रोवाइडेड है। अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि जो पीटीआई है या जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पार्टी है, उनका कहना ये है कि जो नाम दिए हैं पीडीएम की हुकूमत ने, जो उनके अलाइज और पीएमएलएन के, वो उनका सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हम उस दिन प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। जो 2 नाम है, आहत चीमा साहब का बड़े रिस्पेक्टेड हैं और साथ मोहसिन नकवी वो भी रिस्पेक्टेड है, लेकिन उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू
the PDM government and especially to the PMLN and People's Party. जी तो ये एक देखिए कंसर्न तो बड़ा जेन्युइन है, लेकिन पावर तो इलेक्शन कमीशन के पास है, उसके पास जो 4 नाम है उसमें से वो एक चूज कर सकता है। अब इसको क्या चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये कवर दिलशाद साहब की जो बात है इसमें कोई मुझे इसमें कानूनी इतना टेनेबिलिटी नजर नहीं आती। चैलेंज हो सकता है अगर कोई आपको कानून की वायलेशन नजर आ रही हो तो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज बिल्कुल कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन खत्म नहीं होती इलेक्शन कमीशन के फैसले को सेट असाइड करने में, लेकिन उसके लिए ये जरूर दिखाना होगा किसी अजम्पशन या प्रिजम्पशन की बेसिस पे आप चैलेंज नहीं कर सकते कि जी आपको लग रहा है कि ये बंदा उनकी साइड पे है, दिस इज नॉट अ रीजन। आपको कोई कानून की वायलेशन दिखानी होगी, कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाना होगा जो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं रिकॉर्ड से कि ये बंदा जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट है, मफादात का टकराव है, इस वजह से ही कैन नॉट बी एन इंटरिम सीएम, क्योंकि उनके अंदर फिर एलिमेंट ऑफ बायस आ जाएगा। लेकिन इसका थ्रेशोल्ड बड़ा सख्त है, इतना आसान नहीं होगा। चैलेंज तो हो सकता है लेकिन उसको स्टैब्लिश करना ये अपहिल टास्क होगा, इसका बड़ा हाई थ्रेशोल्ड है। ठीक है। अच्छा राना साहब, परवेज इलाही साहब ने इसकी बुनियाद एतराज़ की ये बताई कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के खिलाफ रोज़ नए केसेस बना रहा है। उस बात को इस पे मुंतबिक करना, इलेक्शन कमीशन भी आईन और कानून से आगाह है कि किस बुनियाद पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब किया जाना चाहिए। तो आपका नहीं ख्याल कि ये इंप्रेशन आ रहा है कि वो धमका रहे हैं इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का नतीजा लेने के लिए, इंतखाब लेने के लिए? देखें, अगर इलेक्शन कमिश्नर को अगर धमकाएंगे ना, तो आपने प्रीवियस जो हिस्ट्री है, प्रीवियसली हमारे पास जो एग्जांपल्स मौजूद हैं वो ये है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर को आप किसी तरीके से भी प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल प्रेशराइज होने के किसी मूड में नहीं है, और ना पहले था इलेक्शन कमिश्नर किसी चक्कर में आने के, प्रेशराइज होने में, ना अब है और ना होगा। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, और वो रीजंस ये हैं कि ही हैज हिज ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और वो उसमें सारी दुनिया को पता है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मिलके उसको बनाया है, और उस वक्त इमरान खान साहब वाज इन द ड्राइविंग सीट और उनकी कंसेंट से बनाया गया था। अब वो अलग रीजन है, वो अलग बहस है कि उस वक्त किसने एश्योरेंस दी, कैसे एश्योरेंस दी, और इमरान खान साहब ने उनको बना दिया। दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, दैट इज अ सेपरेट केस। बट देन अगेन द पॉइंट इज कि उन्होंने वो डिसीजन लिया इमरान खान साहब ने, अब उसको अनडू कैसे किया जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दे विल हैव टू सिट टुगेदर, क्योंकि हर स्टेप पे जितने स्टेप्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई प्रोविंशियल लेवल पे हो इलेक्शंस, चाहे वो जनरल लेवल पे हो इलेक्शंस, चाहे वो लोकल लेवल पे हो इलेक्शंस, सो हर बार जो है वो इमरान खान साहब एक क्वेश्चन मार्क रेज कर देते हैं ऑन द डिग्निटी ऑफ द चीफ कमिश्नर, विच इज एब्सोल्युटली, मतलब कि ठीक है वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं या उनको इस तरह लग रहा है कि वो बायस्ड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट देन अगेन एक काफी नहीं है, इट इज नॉट इनफ। जब तक सारे मिलके एक पेज पे नहीं आएंगे और सारे मिलके उसको अनडू करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सो आप सिर्फ तनकीद कर लें उन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, राजा सिकंदर सुल्तान पे या उनकी फैमिली पे, दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि एक डिसीजन आपने ले चुके हैं, उस पे आपको कायम होना पड़ेगा। ठीक है, आपके साथ अगर कोई गलत चीज हो रही है तो आप उसको जनाब जाते भी हैं, कोर्ट्स में भी जाते हैं, पीटीआई वाले कोर्ट्स में जाके उसको जनाब एड्रेस भी करते हैं, बट देन अगेन बैक टू स्क्वायर वन वाली पोजीशन है। आप जब तक पॉलिटिशियंस उसको एड्रेस नहीं करेंगे, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठ के उसको एड्रेस नहीं करेगा, उस वक्त तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सो सिर्फ जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स देते रहे, आप उनको क्रिटिसाइज करते रहे, राजा सिकंदर सुल्तान को या उसकी फैमिली को या उसके ससुर को, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। तो जब तक आप नहीं बैठेंगे, यानी कि पॉलिटिशियंस नहीं बैठेंगे, हर स्टेप पे, हर स्टेज पे एक इशू होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इलेक्शंस जरूर करवाएं, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन उससे पहले सब लोग नहीं बैठेंगे, सब लोग बैठ के मसाइल एक एक इशू को डिस्कस करके उसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो जनरल इलेक्शंस का भी कोई फायदा नहीं होगा। उस वक्त भी जनरल इलेक्शन के बाद भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, ऐसा ही है। और हम सब लोग टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में आ जाएंगे। वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा मुल्क
इकोनॉमिकली वो इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। जी So we सही have कह रहे हैं। to हाँ have to do something। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਡੰਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन ऐसा ही उस है केस से राणा साहब। बचना देखें, इमरान खान साहब समझते हैं कि इलेक्शन सारे बहरानों का हल है, लेकिन क्या वाकई बात इतनी सादा है? अब कराची में दोबारा बल्दियाती इंतखाब कराने का मुतालबा पीटीआई ने किया है, तो इस पर एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा ट्विटर पर लिखा था कि तब तक बार बार इंतखाब कराते जाए जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीतती। अच्छा नसीम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि जैसे अभी राणा साहब बात करें कि मसाइल का हल तो बैठ के ही निकलेगा। बात यह है कि इससे पहले रेफरेंस भेजने की बातें फवाद चौधरी साहब ने बरमला कहीं इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, लेकिन सॉलिड फुटिंग्स पे कुछ भी ऐसा नहीं किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब पार्लिमानी कमेटी जिसके नाम भी सामने आ गए हैं, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मामला उससे पहले ही सॉल्व हो जाएगा बजाय उलझने के? पहले सुलझ जाएगा? नहीं आयशा, देखें ये तो उलझने की तरफ ही बातें जा रही हैं। अच्छा। पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो लॉ मेकर्स हैं असेंबली वाले, ये किस किस्म का लॉ बनाते हैं। मेरा मतलब कि अगर वजीर आला और अपोजिशन ने अपने अपनी मर्जी के नाम देने हैं, उस पर इत्तेफाक तो नहीं होगा। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पोलराइजेशन हो गई हुई है, वो तो ये कहा जाता है जी आपने 2 बंदों के नाम दिए, ये आपके 2 बंदे हैं और ये हमारे 2 बंदे हैं। अब पार्लिमानी जो लीडर्स हैं उनकी कमेटी बनी है, उसमें भी 3 लोग एक तरफ से, 3 लोग एक तरफ से, उन पे कैसे इत्तेफाक होगा? कभी भी नहीं होगा कि अपोजिशन वाले जो है वो हुकूमती अरकान ने जो नाम दिया उसके ऊपर इत्तेफाक कर लें। ये इनको ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसमें एक न्यूट्रल बंदा होता, कोई अदलिया से होता, ताकि कम से कम अगर 7 बंदे कमेटी में होते तो 4-3 की रेशियो से रिजल्ट आ सकता। जहाँ पे आपने 3-3 बंदे लिए। आप कह रहे हैं जुडिशल कमीशन जो है, जुडिशल काउंसिल, उसकी तर्ज पर इस पे भी एक कमेटी बना दी जाए और उसमें उन इदारों को ले आए हम जिनके ऊपर तनकीद की जाती है। नहीं, एक बंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए कि 7 बंदे कम से कम हो। वो एक्स्ट्रा बंदा ही सारा फर्क पैदा कर देगा नसीम साहब। मेरा मतलब है कुछ ना कुछ इनको आपको मिलजुल एक्स्ट्रा के, चाहिए। मैं बात वही कर रहा था जो राणा साहब ने बात की है कि इन लोगों ने मिल के हल निकालना ना। अच्छा, जहां तक इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की बात है, अच्छा वहां पे तो देखें बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटीज हैं। अगर हम देखें पिछले दिनों में जो हम कवर करते रहे, डस्का में इलेक्शन होता है, चंद पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरे हल्के के अंदर जो है वो दूसरा इंतखाब करवा देता है। तोशा खाना में सिर्फ इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है, ममनुआ फंडिंग में सिर्फ पीटीआई के खिलाफ फैसला आता है। तो आपको नजर आ रहा है कि पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस किस्म के फैसले दे रहे हैं। फिर अचानक से स्पीकर कौमी असेंबली 35 इस्तीफे कबूल करते हैं और इलेक्शन कमिश्नर इस सूरत के साथ जो है वो उनकी नोटिफिकेशन भी जारी कर देता है, जबकि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। 2 दिन रुका हुआ है, 3 दिन रुका हुआ है। और आपने देखा कि ऐसी वीडियोस आई हैं जिसमें बैठे ठप्पे लग रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो ऐसी आई थी जिसमें 3-4 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कह रही हैं कि अभी तक 21 वोट कास्ट हुए और डब्बे के अंदर 250 वोट पड़ा होता है। तो जब तक इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन का काबा दुरुस्त नहीं होगा, ये लड़ाइयाँ इसी तरह चलती रहेंगी। हमें 77 के इलेक्शन थोड़े थोड़े याद है, जब हम स्कूल में होते थे। क्या हुआ उस वक्त? इलेक्शन के नतीजे में आप देखें कि हुकूमतें भी गई, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उन पे केस चला, उनको फांसी पे लगा दिया गया। उसके बाद आप देख लें, अभी आपने आरओस के इलेक्शन की बात की, फिर आरटीएस बैठ गया। तो ये वाकई इलेक्शन हो जाने से कोई मामला हल नहीं होंगे जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। और कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि अगर एक पार्टी का सरबराह जो कि सबसे पॉपुलर पार्टी है, जिनके पास सबसे ज़्यादा वोट है, वो जब एक इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतबार नहीं कर रहे तो वो क्यों सीट से चिमटे बैठे हुए? जहाँ इतनी इस मुल्क के अंदर मोरालिटी की बात होती है, अक्सर आपने जज साहिबान को देखा कि वो केस देख के कहते हैं कि नहीं ये मेरा क्लाइंट रह चुका है या मेरे उसकी तरफ टिल्ट है या मेरा जानने वाला, लिहाजा मैं इस केस में नहीं बैठूंगा। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इतने ज़्यादा एतराज़ात लग रहे हैं, तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि वो सीट से चिमट के बैठे रहे? और दूसरी बात यह भी है कि जब आप हुकूमत और अपोजिशन मिल के कोई भी तैनाती करती है, लाइक नैब के चेयरमैन की करती है, इलेक्शन कमिश्नर की करती है, तो फिर आपको बर्दाश्त भी करना चाहिए। जिस तरह खुर्शीद शाह और शाहिद खाकान अब्बासी ने मिल के नैब चेयरमैन जावेद इकबाल साहब को लगाया था, फिर उन दोनों पार्टीज़ की तरफ से आपने देखा कि कितनी तनकीद आई। तो भाई जब फैसला करने का वक्त आपके पास होता है, उस वक्त सही फैसला करना चाहिए। और आपने जो परवेज इलाही साहब का क्लिप दिखाया था, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप हर वक्त आइन और कानून की हर कोई बात करता है। जब अहम तैनाती की बात थी तो इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू चूज एनी नेम। उसके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सीज पैदा की गई। अभी भी मुझे नहीं समझ आई कि परवेज इलाही साहब ने किस तरह बयान दिया कि हम उसको चलने नहीं देंगे या हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर आइन और कानून के मुताबिक
एक काम हो रहा है जो आपने बनाया आइन बनाने वाले असेंबली मेंबर्स है ना, दे आर द लॉ मेकर्स। अपॉइंटमेंट भी तो मिलके की थी ना, अपॉइंटमेंट भी मिलके की थी, तो फिर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। अब लेट इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो सोच समझ के फैसला करें। लेकिन बात ये होती है कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी पोलराइजेशन आ चुकी है कि अगर तो वो मिसाल के तौर पे मोहसिन नकवी साहब को नामजद कर देता है इलेक्शन कमिश्नर, तो फौरन पीटीआई वाले और काफ लीग वाले कहेंगे कि आपने नून लीग के बंदे को कर दिया। अगर वो सुखेरा साहब को कर देते हैं तो नून लीग कहेगी जी आपने पीटीआई के बंदे को सुखेरा साहब के नाम के ऊपर तो अहमद मलिक साहब कह चुके हैं कि ये अच्छे नाम दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नाम दिए हैं वो अच्छे नाम दिए हैं। अहमद नवाज सुखेरा साहब काफी वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुझे कुछ सीरियसनेस नजर आई, क्योंकि पीटीआई ने जो भी नाम दिए हैं वो सेंसिबली गुड है, उन लोगों के अच्छा रिकॉर्ड है। मैं जो 2 कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं नून लीग की तरफ पीडीएम से, मैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बिल्कुल भी, लेकिन देखें ना उनके ऊपर एम्बिगिटीज है कि अहमद चीमा साहब के ऊपर केसेस बने थे, आहद चीमा साहब के ऊपर केसेस बने थे, शहबाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज है, अभी भी उनकी जो क्लोज कैबिनेट है उसमें रोजाना उनके साथ बैठे हुए होते हैं। कैबिनेट भी वसी हो गई, इसका भी तस्करा कर दें, लेकिन हमने ब्रिगेडियर साहब के पास जाना है। और देखें इसमें 2-3 बातें नसीम साहब ने की। एक तो ये कि अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए, इतने एतराज़ात आ रहे हो तो खुद ही मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए। जैसिंडा आर्डन पाकिस्तान में शायद कोई नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो तनकीद पीडीएम ने भी की थी जब ममनुआ फंडिंग के हवाले से केस डिले हो रहा था। ब्रिगेडियर साहब, हालात का तकाजा क्या है और आपके ख्याल में पंजाब में निगरान सेटअप के मामले पर सींग फंसाना इतना अहम क्यों है कि लंदन में भी इजलास हो रहा है, नवाज शरीफ साहब की वापसी पर गौर हो रहा है और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन मुंतखब करेगा तो हम चैलेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। पहली बात तो ये है कि आपने सीधा, मैं बताऊं, आपने पंजाब की बात की। पंजाब पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पॉलिटिकल दिल है, और वो वक्त ख़त्म हो गया कि हम कहें कि जी द रोड टू इस्लामाबाद इज़ वाया वाशिंगटन या वाया किसी और कैपिटल। मैं समझता हूँ कि अब हालात बदल गए हैं कि रोड टू इस्लामाबाद जो है फॉर आवर पॉलिटिशियन वो इज़ वाया पंजाब। पंजाब में जो मेजॉरिटी ले गया, ही हैज़ अ गुड चांस ऑफ गोइंग टू इस्लामाबाद एंड फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ओवर देयर। मैं नेशनल असेंबली की हवाले से बात करूँ, इवन अदरवाइज प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन। देखें, पहली बात यह है कि गलतियाँ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो ये कि आपको मालूम है कि जो आप केयर टेकर के नॉमिनीज सामने लेके आते हैं, बाई खुदारा नंबर 1, एक तो वो न्यूट्रल होने चाहिए, उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, और वो टेंटेड नहीं होने चाहिए। अगर आप नाम ही ऐसे लेके आएंगे जो कि आप रेडी वाला भी कहेगा यार आते बिल्कुल किस किस्म का नाम इन्होंने दे दिया कि इतने साल वो जेल में रह चुके हैं, चाहे बेशक एनआरओ वाले केसेस हों जो भी हों, लेकिन बंदा तो टेंटेड नजर आते हैं ना, तो क्यों आप ऐसे नाम लेके आते हैं? ऐसे नाम लेके आएंगे तो कंट्रोवर्सीज होंगी, दोनों जो पार्लियामेंट्री कमेटीज में फिर वो क्लैश आएगा और मामला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। पहली बात तो ये। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, सॉरी टू से, मैं तो कितने, जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट ये 3 साल रही है, मैं तो देख रहा हूँ कि उनका तो वो उनका को या तो इमरान खान फोबिया उनका हो गया, इमरान खान का उनको माइंडसेट से निकलना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब शुड थिंक अबाउट पाकिस्तान। उन पर एक बड़ी आईनी जिम्मेदारी है, कौमी जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन, नेशनल असेंबली के इलेक्शन, वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्री एंड फेयर के लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन में बाहर के लोग भी कहें कि यार मज़ा आ गया, इस तरह होते हैं। ठीक है, छोटी मोटी इरेगुलरिटी तो मैं मानता हूँ वो तो होंगी, लेकिन जो हमने कराची में देखा लोकल बॉडीज में, अगर उस किस्म के इलेक्शन अपना हमारे इलेक्शन कमीशन करा रहा है तो ये प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली की कैसे कराएंगे? आपने कहा क्रेडिबिलिटी और वो अखलाकी जुर्रत। भाई अखलाकी जुर्रत पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के कल्चर में नहीं है। एक शख्स था जिसने एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमाल कर दिया था अखलाकी जुर्रत, वो थे लेट जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन इब्राहिम। 2013 के इलेक्शन में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके बाद जो मैसिव धांधली हुई थी, जिसके ऊपर फिर इतनी मूवमेंट भी चली इमरान खान की, उन्होंने मई में इलेक्शन हुए, मुझे आज भी याद है, अगस्त में ही रिजाइन। ही सेड कि मैं आई हैव फेल्ड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो होती है अखलाकी जुर्रत। तो वो देखें उस किस्म के बड़े, अब वो तो कल्चर ही नायाब हो गए, उस जैसे लोग आप कहां लेके आएंगे? और मैं आपको ये बात कहूं कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, दूसरी इनका क्या हम सुनते रहे,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत उस वक्त हम टीवी पे बार बार कहते थे कि जनाब ये चीज़ आने दें, इसमें तमाम मसाइल हमारे इलेक्शन के ख़त्म हो जाएंगे, मसले हल हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे सबसे ज़्यादा जो मुज़ाहमत आई वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई थी। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के मेंबर भाई वो जो अपना प्रोविंशियल नॉमिनीज आते हैं, अगेन सो कॉल्ड पॉलिटिकल एफिलिएशन। तो जब तक आप सही मानों में न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट सोच वाले लोग नहीं लेके आएंगे तो बात नहीं चलेगी। अब यहाँ पे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बंदे का साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड होना चाहिए कि हुकूमत के मामला कैसे चलते हैं, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, इनकी इंटीग्रेशन कैसी होती है, ये सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन कैसी होती है, फेडरल और प्रोविंशियल की इंटीग्रेशन कैसी होती है ब्यूरोक्रेसी की और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। सुखेरा साहब ने दोनों में काम किया है। वो ही इज वर्कड एज अ फेडरल सेक्रेटरी बोथ विद द पीटीआई गवर्नमेंट एंड विद अभी पीएमएल गवर्नमेंट के साथ, और बाय एंड लार्ज इज मिस्टर क्लीन। छोटी सी कोई लोग चीज निकाल रहे हैं, हाँ ये मैं मानता हूं कि वो अभी रिटायर शायद हुए या होने वाले हैं, और वो 2 साल का एक पीरियड होता है जबकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट किसी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पे नहीं आ सकता, वो एक चीज हो सकती है नहीं करते, हाँ, जी। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जब इन्होंने ये नाम देने होते हैं तो खुदारा को सोचे बैठे। ऐसे ऐसे लोगों के नाम भी माजी में आते रहे जो कि क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व थे, और फिर जब लोगों ने शो डाला, जाहिर बात है मीडिया को सब कुछ पता है, लोगों को, अवाम को सब कुछ पता है, लोग हाईलाइट करते हैं तो फिर वो उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। सो मैं अभी भी कह रहा हूं चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बात की है, गुड और बैड, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, अगर ये मामला जाता है टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो फिर सो बी इट। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठीक है, हम फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बात करें, अपने आप को वो प्रेजुडिस्ड आपका माइंडसेट जो है वो नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ये उनका है, ये उनका बंदा है तो लिहाजा फिर हमने उनके दूसरे बंदे को लेके आना। इलेक्शन कमिशन के गैर जानिबदाराना किरदार का पहला इम्तिहान अभी समझ लेते हैं एक नए मोड़ पर। बहरहाल आपने बड़े तरीके से वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की भी बात कर दी, कुछ कुछ ऐसी आवाज़ें इधर से भी आ रही हैं, लेकिन जो ताज़ा खबर आई है मलिक अहमद खान साहब जो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे भी हैं उनके एब्सेंस में, वो ये कह रहे हैं कि नए नाम पर अब मुशावरत नहीं होगी। अब उधर यहाँ पर आपका इनपुट ज़रूर दरकार होगा। जो ब्रिगेडियर साहब ने नुक्ते उठाए वो तो अपनी जगह पर, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि पार्लिमानी कमेटी नए नामों पर बात कर सकती है। मलिक अहमद खान साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नया नाम चीमा साहब का आया, नवीद अकरम चीमा साहब का, उस पर एतराज़ करें, वो कह रहे हैं कि इस पर बात नहीं हो सकती। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये आप बता दें। नहीं, ये मेरे ख्याल से बड़े मेरे मोहतरम है, मैं उनको जानता भी हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से आइन सही तरह नहीं पढ़ा। जो 224A है आर्टिकल, वो कहता है जो आपने नाम कमेटी को भेजे हैं, चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ने नाम कमेटी को जो भेजता है, जो कॉन्स्टिट्यूट करनी स्पीकर ने, उसके बाद उसमें रद्दोबदल नहीं हो सकता। जो इनिशियल नाम देते हैं चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन आपस में मुशावरत के लिए, उनमें चेंजेस करके आप भेज सकते हैं जो कमेटी में नाम जाने। वंस दे गो टू द कमेटी, उसके बाद उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो अभी तो कमेटी में कोई नाम भी नहीं गया, तो ये उनका जो उन्होंने उठाया है नुक्ता कि ये कानून हुक्म, वो उसमें मुझे कोई जान नजर नहीं आ रही। तो ये तो मुझे फिर लग रहा है कल को फिर कोर्ट में बात जाएगी। तो अगर ये इस पे अड़ जाते हैं और आपस में इनका इसमें कोई कंसिलिएशन नहीं होती तो ये तो बाद में कोर्ट में जाएगी और फिर कोर्ट नहीं बताना है। लेकिन मेरी नज़र में आइन की जो मंशा है और जो तशरीह है उस बड़ी क्लियर है। जब कमेटी में नाम जाए उसके बाद चेंज नहीं हो सकते, उससे पहले जो नाम है वो चेंज हो सकते हैं। और सुखेरा साहब के 2 साल टेन्योर जो उनकी सर्विस के बाद वो जो नुक्ता ब्रिगेडियर साहब ने रखा, पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसे। 2 साल इसमें नहीं, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखें, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है या इंटरिम सीएम की पोस्ट होती है, उसमें वो बंदा अपॉइंट हो सकता है जिसको अभी 2 साल से कम हुए हों, रिटायर हुए हो अरसा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने उस दिन भी दी थी। जो हमारे जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब थे, वो पिछले इलेक्शन में इंटरिम सीएम अपॉइंट हुए थे आफ्टर 6 months ऑफ हिज रिटायरमेंट केपीके के। तो वो दैट इज नॉट एन इशू, वो कोई इशू नहीं है, उसमें कोई मानियत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अभी आगे बढ़ने से पहले, अब जब बात बिगल बच चुका पंजाब में इलेक्शंस का और अभी बाय इलेक्शंस की ये तारीख खाना बाकी है, इलेक्शन कमीशन ने इसका भी ऐलान करना है कि कब होगा, 1 हफ्ते का कहा जा रहा था टाइम पीरियड होता है।
तो पीटीआई के कुछ अहम रहनुमा जिनका की पोजीशन है, जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो कुछ शुबा जाहिर कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं? इनके बस की बात नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने अक्सर इस बेबसी का इजहार भी किया है, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी, राना साहब, ऐसी ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि नाअहली और गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हो सकती है। तो इलेक्शन में आपको नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब? देखिए, इलेक्शन में जैसे कि मैं ये कैसर साहब जो है स्पीकर जो रहे हैं, देखिए इन्होंने तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है, क्योंकि जहाँ पे 90% जो कैलकुलेशन की गई है वो ये की गई है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई होंगे और उनके साथ साथ वो इमरान खान विल बी नॉट इन द रन। सो ये एक कैलकुलेशन 90% इनकी कैलकुलेशन पीटीआई की हो चुकी है। नाउ इन्होंने इस पे प्लान बी क्या बनाया हुआ है, वो भी इन्होंने अपना रखा हुआ प्लान बी। बट एट द वेरी सेम टाइम, अगर इस वक्त इमरान खान को अगर आप डिस्क्वालीफाई करते हैं या उसको रन में से बाहर निकालते हैं, सो इलेक्शंस के रन से अगर वो बाहर निकलता है, सो वो उसमें इट विल बी टेकन इन अ डिफरेंट वे। बट देन अगेन इट्स पॉलिटिक्स, ठीक है। आप अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं और अगर हम बात करें, हम उस पर इख्तलाफ भी कर सकते हैं और उस पर जनाब हम उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। हम पनामा केस पे चले जाते हैं। पनामा केस में अगर हम देखें तो पनामा केस में भी कई चीजें ऐसी हुई थी जो कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स नजर आई, जो कि नहीं हो सकती थी और हुई। सो बट अगेन उसको भी अगर सामने रखें और इस सिचुएशन को सामने रखें तो एनीथिंग कैन हैपन विद इमरान खान। और अगर ये कहा जाए, ये जो लोग हैं ना, जो मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, ठीक है खान साहब के पास बहुत बड़ी सपोर्ट है, उनके पास स्ट्रीट पे सपोर्ट है, उनके वोटर सपोर्टर इंटैक्ट है और वो लोग भी उनके साथ चल रहे हैं। जो लोग नाराज हैं या लोग खुश नहीं है कि इस वक्त जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हुए हैं उनसे नाराज हैं, वो भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। बट देन अगेन एक चीज जरा जहन में रखें, एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, दोबारा दे देता हूं। ये जो लोग इर्द गिर्द होते हैं ना दो चार, वो ऐसे अपने लीडर को बना के रखते हैं, उसको रियलिटी से परे रखते हैं कि वो लीडर जो होता है ना वो भी एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। जैसे मुशर्रफ साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की और उन्होंने कहा जी मैंने पाकिस्तान जाना है, उनको जनाब रोका गया, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने रोका, उन्होंने कहा जी आप मत आए। और उस वक्त के कई एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने मेरे सामने जाके रोका उनको दुबई में कि सर ये। उसके बाद उन्होंने जनाब डिले भी किया अपना आने का प्लान, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी उत्थे 10 लाख बंदा आएगा जनाब, आपको 10 लाख बंदा कराची एयरपोर्ट पे आएगा मुशर्रफ साहब आपको रिसीव करने के लिए, और 10 लाख बंदा जो है टूट पड़ेगा, वो भी हम अंडर स्टेटमेंट दे रहे हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि जब मुशर्रफ साहब आए 2-3 घंटे कराची एयरपोर्ट पे बैठे रहे, बाहर बंदा कोई नहीं था। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बंदे हैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब के पास बंदे नहीं है, उनके पास सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ रियलिटीज ऐसी होती हैं जो लीडर को खुद गेज करनी होती है। सो इतना मत, द लीडर शुड नॉट गेट कैरिड अवे। जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं और वो जो उनको ऐसा ककून में रखते हैं और ऐसी बातें बताते रहते हैं, वो उनसे जरा बाहर लीडर को निकलना चाहिए और रियलिटी चेक लेना चाहिए। सो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीजें होती हैं। लेकिन इमरान खान साहब को अगर डिस्क्वालीफाई किया जाता है या उनको रन में से बाहर निकाला जाता है तो इट्स गोइंग टू बी, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कोई तहरीर सुगैर बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन हाँ उनके सपोर्टर हैं, उनके वोटर हैं, वो उनको रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन तहरीर सुगैर हो या इस तरह की कोई बातें जो उनको बताई जा रही हैं इमरान खान को, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं होगा। तो जरा रेन में रखें, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग नाराज हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग जो हुक्मरानों से नाराज हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग तंग हैं इस वक्त और कारोबारी तबका तंग है, हर बंदा तंग है, लेकिन फिर भी वो अपना पेट पूरा करें, अपना पेट चलाएं, अपना घर चलाएं, या वो बाहर निकल के डंडा सोटा खाए और जिले काटे, ठीक है, वो एक डिफरेंट। भुट्टो साहब का आप देख ले, भुट्टो साहब के जब फांसी लगनी थी तो क्या वो यहाँ पे लोगों को कहा जाता था कि जनाब यहाँ पे जनाब इधर आफत आ जाएगी पूरे मुल्क में, कौन से बंदे बाहर निकले थे? देखिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बड़ा लीडर था भुट्टो, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली नहीं निकले लोग। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रियलिटी से करीब तर रह के फैसले करने चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको इमरान खान साहब को, पीटीआई को वोटर सपोर्टर पीछे रखा हुआ है उसके,
तो अगर कैलकुलेटेड मूव्स खेलेंगे इमरान खान साहब और ये दो चार लोग इर्द गिर्द जो उनको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देते हैं, वो अगर नहीं उस पर अमल दरामद करेंगे तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो अच्छे तरीके से प्ले अप कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, और इस वक्त तक अभी तक ही इज प्लेइंग हिज कार्ड वेरी राइटली। हाँ ठीक है राना साहब, बड़े तरीके से आपने बहुत सी मिसालें देकर अपना समझा दिया, रियलिटी चेक आपने भी दे दिया, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को एक रियलिटी चेक दे रहे हैं कि आप ज़रा अपनी अदाओं पर गौर करें। सियासी स्टेबिलिटी के साथ साथ माशी इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, तो माशी इस्लाहात कौन करेगा? अच्छे मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत, और वो भी इंतखाबात के बाद। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है? ब्रेक के बाद वापस आके इस पर बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुशामदीद। और अब जैसे कि बात हो रही है कि इलेक्शंस की तरफ मामला जाएगा और उसके बाद शायद मुल्की हालात में कुछ सुधार आएगा, लेकिन तब तक मामला कैसे चलेगा? निगरान सेटअप के दौरान IMF के साथ मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे? बहुत से अहम मामलात हैं जिन पर जवाब चाहिए। लेकिन नसीम साहब, लंदन में एक अहम इजलास चल रहा है, राना साहब की भी तलबी हुई, राना सनाउल्लाह साहब की, राना मुबश्शिर साहब की तो तलबी हो नहीं सकती। राना सनाउल्लाह साहब की तलबी हुई और जाहिर है वो कोई कान खिंचाई या धुलाई के सिलसिले में नहीं है, कुछ न्यू मैनेजमेंट है, कुछ और स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको फैसला करना है। और मरीम नवाज साहिबा से जब इस मौके पर सवाल किया गया कि आप कब आ रही हैं वतन वापस, 22 को 29 जनवरी बताई जा रही थी तारीख उनकी वापसी की, लेकिन उन्होंने किसी भी तारीख की तस्दीक से इनकार किया और कहा कि जैसे ही कन्फर्म होगा वो बताएंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी पर भी गौर किया जा रहा है। मीनवाइल PDM की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से इशारा दिया गया कि हम इलेक्शंस में, बाई इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, हम जनरल इलेक्शन ही एक बार लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं और वो आते साथ अबू ज़र ने जैसे बताया आईन कानून के मुताबिक वो जेल चले जाते हैं और इमरान खान साहब अपने किसी केस में नाअहल हो जाते हैं। तो आपको तब लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो एक चल रहा अरसे से फार्मूला वो मुकम्मल हो जाएगा? आयशा, लेवल प्लेइंग फील्ड तो ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी चल रही है और जिस तरह वो मैदान में मौजूद है, वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मामला ही नहीं, मामला उससे आगे जा चुका है। जो लंदन में मीटिंग हो रही है या PDM के ऐवानों में मीटिंग होती है, वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला कैसे करना है। ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए ना, ये बहुत छोटी चीज़ थी। जब पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे, आपको पता है पंजाब की जो ज़मनी इंतखाबात थे, धांधली करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन एक अवाम का समंदर था, PTI वाले शाम तक बैठे रहे कि मुमकिन नहीं रहा। और आपने देखा कि जब वोट ही सब PTI को पड़े तो आप कैसे धांधली करेंगे। तो वहाँ पे जो तलबी हुई है राना अपना सनाउल्लाह साहब की, कंफ्यूजन आ जाती है। राना मुबश्शिर साहब की अगर तलबी होगी तो अमेरिका होगी, लंदन चंदन नहीं। राना साहब का स्टेटस बड़ा हाई है माशाल्लाह, हाई फाई है, और तलबी नहीं होगी, कम नहीं, तलबी भी नहीं होगी, इनको बाकायदा वहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा। अच्छा, तो वहाँ पे सबसे मुश्किल ये है कि किसने जाना है। और वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। यहाँ पे मसला ये है मेरे ख्याल से। बिल्ली आप किसको कह रहे हैं नसीम साहब? उतनी देर आप खांस लें, लेकिन बताएं बिल्ली मैं किसी को नहीं कह रहा। मेरा मतलब कि मरियम ये ना कह दे कि मैं 30 फरवरी को आऊंगी। आप समझिए मेरी बात कि 30 फरवरी को मेरी वापसी होगी। तो बात ये कि मुश्किलात ये हो रही है कि कौन जाके इन चीज़ों का सामना करेगा अगर इलेक्शन होते हैं। अब आप देखें ना कि ये इतनी बड़ी जमातें, तजुर्बेकार सियासतदान, जीरक सियासतदान, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन में नहीं जा रहे। मेरा मतलब कि उनको पता है, सर्वे से भी और ख़ुद भी अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब की इलेक्शन के मैदान में हवा इस वक्त बहुत हाई है। सर्वेज बता रहे हैं कि जहाँ पे भी इलेक्शन होगा वो जीतेंगे। फिर आप देखें इलेक्शन कमीशन की फिर फुर्ती कि उन्होंने 7 सीटों पे नोटिफिकेशन फौरी तौर पे जारी कर दिया ताकि वो सीटें भी खाली हो जाएंगी डेफिनेटली। तो बात ये कि पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बनता चला जा रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, इतनी जल्दी उनके केसेस सॉर्ट आउट नहीं होंगे, क्योंकि अब तो पंजाब में इलेक्शन आप समझे 80-85 दिन में मैक्सिमम डेज है, उनमें अनाउंस करना पड़ेगा। तो वो पहले वापस आने की तारीख देते हैं, फिर अपने केसेस भुगतते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है। मरीम नवाज साहिबा अगर आती हैं और आके कंपेन चलाती हैं तो उनको भी यकीन नहीं कि वो कंपेन चलाएंगी। और अगर इन इंतखाबात में शिकस्त होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी भी जो तलबी हुई है राना सनाउल्लाह साहब की, इसी वजह से हुई है कि उन्होंने बड़ी गारंटी दी थी कि पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी। और इसी बेसिस पे नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने प्रोग्राम बनाया था कि हम इन डेट्स को वापस आ जाएंगे। लेकिन जब पूरी काया ही पलट गई, पंजाब का सिनेरियो ही चेंज हो गया, जो कि नून लीग सोच भी नहीं सकती थी कि पंजाब में उन्हें 3 दफ़ा शिकस्त होगी। 2018 के इलेक्शन में, उसके बाद जब हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जाता है, और उसके बाद अब जो कॉन्फिडेंस का वोट वो अच्छा देखिए 2018 में जो हुआ वो तो सबके सामने है। उसके बाद जो हुआ वो एब्सेंस थी नवाज शरीफ साहब की। अब तो नवाज शरीफ साहब वापस पिक्चर में आएंगे
और उनके बयानिए की तैयारी भी पहले शुरू कर दी गई है। आपको नहीं लगता कि अब गेम और तरफ चलेगी? अब नवाज शरीफ साहब तो आते साथ ये भी कह सकते हैं कि चले शहबाज शरीफ साहब, आपने जो करना था कर दिखाया, चलें घर। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा था कि हर चीज़ की तबई एक उम्र होती है ना। अब नवाज शरीफ साहब आएंगे, मेरे ख्याल से डॉक्टर्स भी उनको इजाज़त नहीं देते कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले सकें, क्योंकि उनको दिल का एक मर्ज़ है जिसकी वजह से वो इतने अरसे से लंदन में है, उनका इलाज भी चल रहा है। और जिस तरह इमरान खान साहब दिन में 3-3 जलसे करना, 75 जलसे 1-1.5 महीने के अंदर कर गए, तो वहाँ मुकाबला करना सख्त होगा। और जो एक गैप आ चुका है, बहुत बड़ा जनरेशन गैप आया है आयशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो जनरेशन गैप आ गया ना, इसको फिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो यंगस्टर है वो जब पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखता है और जब वो तारीख को पढ़ता है तो उस वक्त वो जरदारी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, जो पुराने सियासतदान है, उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराता है। आप उसको किसी तरीके नहीं समझा सकते कि ये सारी गड़बड़ 3.5 साल में हुई है। उसने देखा है कि जब इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत थी, उसमें एहसास से लोगों को पैसा मिल रहा था, नौजवानों को कर्जे मिल रहे थे, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हो रही थी, टैक्स कलेक्शन हो रही थी, टेक्सटाइल बूम पे जा रही थी, आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और हर रोज़ आप देखें कि जो नौजवान नस्ल है 18 साल की हो रही है, नए वोट्स बन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनकी ज़हनियत को चेंज करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अभी तक जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो इमरान खान साहब के फेवर में आ रहे हैं और बहुत हाई आ रहे हैं। यानी कि इमरान खान साहब के अगर सर्वे आता है तो 60%, सेकेंड कॉन्टेस्टेंट 15%, तीसरा कॉन्टेस्टेंट 5% आ रहा है। तो बहुत डिफरेंस आ रहा है और इस गैप को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। अदर तो ये कह चुके हैं हमारे शो में कि बहुत मुश्किल है अब रिकवरी फॉर मुस्लिम लीग नून। ब्रिगेडियर साहब इत्तेफाक करेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता? देखिए, पहले मैं क्विकली एक पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ जो मोहतरम राना मुबशिर साहब ने कहा था। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के सारी जो मूवमेंट चली थी वो हमने खुद देखी, हम उस वक्त कॉलेज में होते थे। अगर उस वक्त और इस वक्त एक बड़ा फ़र्क क्या है कि ना उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना उस वक्त सोशल मीडिया था, बस एक प्रिंट मीडिया ही था, ठीक है ना। सो अभी ये सारा जो एक रेवोल्यूशन आया सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, उसने इमरान खान की जो तहरीक है एज द पॉपुलर लीडर ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, उसको कितने गुना उसको जो है उसने मैग्नीफाई किया है। और ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के भी बड़े ज़बरदस्त हमने जलसे और वो रैली देखी है, लेकिन जो 2022 में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हमने देखी है, मैं समझता हूँ इन माय लाइफ टाइम सारा इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। तो ये मैं पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेड द डिफरेंस फॉर इमरान खान। और देखिए, अब जो आप बात कर रहे हैं अपना ये नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, जी मैं ये समझता हूँ कि PMLN, देखें, पहली बात तो ये कि इन प्रिंसिपल ये बात ही गलत है कि पाकिस्तान की जो बड़ी मेजर पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टी है PMLN, उसके सारे फैसले लंदन में हो रहे हैं। ये किस किस्म का पॉलिटिकल कल्चर है, ये किस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान में कि जहाँ पे इधर फैसले नहीं, फैसले लंदन में हो रहे हैं। और वहाँ पे इस वक्त बाय एंड लार्ज शहबाज शरीफ साहब चले यहाँ पे, लेकिन बाय तो बाकी लोग, पूरी फैमिली उधर बैठी हैं। अगर आप बैठे हुए हैं अपना लंदन में और वहाँ से आप समझें कि आप यहाँ के लोगों को आप उनके साथ कनेक्ट भी करें, उनको एंगेज भी करें, चाहे बेशक आपकी कुछ स्पीचेस भी आती हैं वगैरह वो तमाम, लेकिन वो नहीं हो सकता। देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट, देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट। यही इसी डिस्कनेक्ट ने वो फर्क पैदा किया है बिटवीन द PTI एंड ऑफ कोर्स बिटवीन PMLN। और वजह देखिए, पंजाब असेंबली का जब ये सारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था तो आपने नोट किया, 2 उनके लीडर बैठे थे वहाँ पे, तारा साहब और राना सनाउल्लाह साहब, बोथ फेडरल मिनिस्टर, ठीक है, पंजाब के वो प्रेसिडेंट है राना सना। लेकिन जब PTI के कौन लोग थे, उनके 50 बंदे बैठे हुए थे, उनके 50 लीडर बैठे हुए थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप बाहर से बैठ के यू कैन नॉट शेप द कोर्स ऑफ इवेंट्स, यू हैव टू बी फिजिकली हियर। और ये बात मैं एग्री करता हूँ जो नसीम साहब फरमा रहे हैं कि अब हमारे कुछ मोहतरम पॉलिटिकल लीडर, दे आर, वो एज इज कैचिंग अप ऑल ऑफ अस। अब इन लोगों को कुछ रिटायर होना पड़ेगा। सियासत में रिटायरमेंट होती नहीं है, लेकिन यू विल, अब देखे ना प्रॉब्लम क्या है, वो अब हमें हैंड ओवर कर रहे हैं अपने, जिसको कहते हैं चिल्ड्रन लीडर्स। ये नई टर्म आई है पाकिस्तान में कि जनाब चिल्ड्रन लीडर्स, मरूसी सियासत, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। और पाकिस्तान के अवाम में इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतना ये जो 60% यूथ है वो कहता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम जो है ये चिल्ड्रन लीडर्स को जो है इनको एक्सेप्ट करें और हम इनके जो भी आपके हैं उनके फॉलोअर बने वगैरह वगैरह। सो दे पॉलिटिकल पार्टीज जो माजी की थी, मेन स्ट्रीम पार्टीज, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन फजल रहमान साहब,
इनको अपनी स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी। आवाम अब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यूके में देखें आप, वहाँ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं बादशाह के खिलाफ। अगर इजाजत दें, जी नसीम साहब, जो बात अपने ब्रिगेडियर साहब ने डिस्कनेक्ट वाली की है ना, आप उससे अंदाजा लगाएं कि आज नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछा गया कि जो पंजाब में अपोजिशन लीडर ने नाम दिए हैं वजीर आला, निगरान वजीर आला के लिए, उन्होंने कहा कौन से नाम? उसने एक नाम बताया, उन्होंने कहा जो अपोजिशन लीडर ने दिए हैं। उन्होंने कहा कौन अपोजिशन लीडर? उसने कहा हमजा शहबाज शरीफ। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर उनको यही नहीं पता कि पंजाब में अपोजिशन लीडर उनका भतीजा है, तो ये डिस्कनेक्ट वाली बात, ये भी तो हो सकता है वो तंज कर रहे हो कि वहां पर अपोजिशन लीडर तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं। मैं आप वैसे मजाक कह रही हूं कि वो तो यहाँ मौजूद नहीं है। पूरी यहाँ पे पंजाब असेंबली का जो क्राइसिस चल रहा है पिछले चंद हफ्तों में, वेयर वाज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? हमजा शहबाज। ठीक है, फैमिली में कोई मेडिकल इश्यूज हैं, बट इस तरह आप सियासत नहीं चल सकती। जाहिर है उसके लिए आप आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, तो फिर आपको अपने मामलात पीछे रखने पड़ते हैं। लेकिन अब जो इकोनॉमी का मामला है अबूजर, वो बहुत क्रिटिकल और सीरियस नहज पर है कि जब आपके दोस्त ममालिक भी आपको कहें कि हम जो आपकी इमदाद करते हैं वो हमारे अवाम के टैक्स से होती है, तो आप पहले माशी इस्लाहात लाएं, उसके बगैर नहीं हम अब आपको इमदाद देने लगे। तो ये तो बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। इसी में मीनवाइल गवर्नमेंट जो है वो मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है एक ऑर्डिनेंस के जरिए। ये मुमकिन हो पाएगा या उससे पहले ही कोई फैसला करना पड़ेगा इस हुकूमत को? देखिए, पहले आपने एक बात की थी कि मैंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। यू सेड दैट। हाँ, जेल जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा वो जेल जाएंगे, मैंने कहा मुल्क का कानून ये कहता है कि उनको जेल जाना चाहिए। ये इन अ वे यही बात थी अबूजर, मैं आपको ऐसे बात क्यों करूंगी, यही बात थी, यही बात। हाँ। अच्छा, दूसरी बात देखें, जहां तक आपका देखें पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट की बात है, ये बिल्कुल सही बात की है ब्रिगेडियर साहब ने और नसीम सिद्दीकी साहब जो इस पे जिक्र कर रहे थे। देखिए, इससे मुझे वो याद आ गया, जब इनकलाब फ्रांस आ रहा था ना 1789 में, तो वो क्वीन ने पूछा कि ये लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उनके पास खाने को रोटी नहीं है। तो क्वीन ने कहा उनको केक, आप रोटी क्यों खा रहे हो? तो केक खा लो। तो ये डिस्कनेक्ट है। यू डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम, जो आपकी जो पब्लिक है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। और जहां तक देखें इकोनॉमी की बात है, IMF ने आपको जो कंडीशनैलिटीज दी हैं वो आप जब तक पूरी नहीं करेंगे वहां से आपको पैसे नहीं आने। और IMF पैसे नहीं देगी तो आपके दोस्त ममालिक भी आपको सुर्ख झंडी ही दिखाएंगे, वो भी आपको पैसे नहीं देंगे। पैसे तब भी आएंगे जब उनको वायबिलिटी नजर आएगी। आपके देखें चीफ भी गए हैं, ठीक है, जो नॉर्मल एक डेमोक्रेसी में नॉर्मली नहीं होता, लेकिन वो गए। उसके बाद आप भी पूरी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे। इसी वजह से अगर डिसीजन लेना है ये वाला, तो देखें ये पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा। इससे आपकी सियासत तो खराब होगी। जो PMLN है, हमें इस बात का पता है, अगर वो लेंगे इस तरह के ड्रास्टिक डिसीजन जिसमें जो उसका ब्रंट है वो आवाम को फेस करना है, तो उनकी सियासत खराब होगी। लेकिन इकोनॉमी शायद ट्रैक पे आ जाए या उसकी थोड़े से उसमें साई ऑफ रिलीफ मिले, उसके हालात टेम्पररी थोड़ी बेहतर हो। लेकिन ये चीज रियलाइज ना इसहाक डार साहब कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अपनी किसी दुनिया में रहते हैं, और ना जो शहबाज शरीफ साहब रियलाइज कर रहे हैं। और साथ साथ उसके बाद जो उनका जो एक हमारे मुल्क में महकमा है, महकमा रेलवे, जो काफी डिसीजंस लेता है, उनको भी नहीं पता। तो वो आज मैं कोर्ट में था तो एक वकील साहब ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, मीर तकी मीर साहब का, मुझे वो शेर याद आ गया कि वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। सलमान अकरम राजा साहब ने पढ़ा था ये। हाँ, वही थे। सारा जाने हैं। अच्छा। तो वो गुल तो हैं ये महकमा रेलवे और हमारी PDM की गवर्नमेंट है, बाग अवाम है, अवाम को सारा पता है, लेकिन इनको कुछ नहीं पता कि इनके साथ हो रहा है क्या, उनकी सियासत कितनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और मुल्क की इकोनॉमी कितनी अंडर थ्रेट है आपकी। हाँ, तो ये जो पॉलिटिकल प्राइस की बात की राना साहब, आपके ख्याल में इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो कि फ्रंट पर है, वो ये रिस्क लेगी ऐसे मुश्किल फैसले करने का, या वो ये बोझ उतार फेंकेंगे? और चौधरी शुजात का ये कहना कि माशी बहाली के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करें, ऐसा मुमकिन हो सकता है? बेसिकली एक चीज, पहले आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं जरा ब्रिगेडियर साहब की, मेरे लिए बड़े पुराने दोस्त हैं मेरे, मैं ब्रिगेडियर साहब को एक रिस्पांस देना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने
कि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत आगे जा चुका है। भुट्टो साहब के दौर में ये सिर्फ प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, और इस वक्त हालात डिफरेंट है और इस वक्त बहुत बड़ी फॉलोइंग है इमरान खान के साथ और लोग उसके साथ चल रहे हैं, वोटर भी है, सपोर्टर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द पॉइंट इज सर कि जिस वक्त मुशर्रफ साहब ने आना था ना, तो मुशर्रफ साहब को भी यही कहा गया था कि आपकी जो ट्विटर फॉलोइंग है ना, फेसबुक पेज फॉलोइंग और ट्विटर फॉलोइंग, वो लाखों की है। तो वो लाखों की जो फॉलोइंग थी ना, जब एयरपोर्ट बाहर निकलने की कोशिश की ना उन्होंने 2-3 घंटे मुशर्रफ साहब ने कराची में, वो लाखों की फॉलोइंग नजर नहीं आई। खैर एनीवेज, वो दैट्स डिफरेंट थिंग। नाउ कमिंग बैक टू दिस कॉन्फ्रेंस थिंगी, द पॉइंट इज, देखें इलेक्शंस जो है ना, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ इमरजेंसी। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं क्योंकि उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि आपको, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, सर पीट बैठा हूं कि पॉलिटिशियंस अपने मसाइल का हल खुद निकाल लें, नहीं निकल रहा। अब होना क्या है, आगे जो होना है वो ये होना है कि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी को एक पेज पे आके एक कोई ना कोई ऐसा फैसला करना पड़ेगा जहां पे आप कोई, जिसको इकोनॉमिक इमरजेंसी के जो मर्जी नाम दे, मुझे नहीं पता इस चीज का। वो एक साल के सेटअप के लिए नहीं, एक साल के सेटअप की बात तो नहीं कर रहे आप फिर? नहीं आयशा, मैं एक सेटअप पे भी रुक जाए, सेटअप पे रुक जाए, सेटअप की तरफ मत जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जब अगर पॉलिटिशियंस अपने मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो इलेक्शंस का भी कोई फायदा नहीं होगा, बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में चले जाएंगे। आपके ट्रेलर आज आपने देख लिया है, ट्रेलर आपके सामने है, और जब तक आप किसी तरफ किसी जगह पे कंसेंसस बना के नहीं चलेंगे, नहीं होगा। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स इमरजेंसी। अगर आप इमरजेंसी लगाएंगे तब भी होगा कुछ ना कुछ। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, शॉर्ट ऑफ इमरजेंसी ये हो सकता है कि डंडा सोटा लेके सारे नाल बिठा दो पॉलिटिशियन तो उन्होंने कोई नहीं फैसला करो। अगर दोनों चीजें नहीं हो सकती तो फिर आप मुझे बता दें उसके बाद हल क्या है। हल आप मुझे नहीं समझ आ रही। आप बैठाना पड़ेगा आपको सबको, क्योंकि खुद बैठने के लिए पॉलिटिशियन तैयार नहीं है। पहला स्टेप तो ये हो सकता है डंडा सोटा लेके बिठा दो इन्हें सारे तो कोई जी सारे मसाइल का हल कर लो। नहीं तो फिर आप कौन सी इमरजेंसी लगाएंगे, कैसी इमरजेंसी लगाएंगे? इससे ज्यादा एक हालात आपके कैसे और ज्यादा कितने बड़ा अलार्मिंग है वैसे जो इस तरफ आप इशारा करें। अबू ज़र आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं। मैं बिल्कुल बड़े एहतराम के साथ, राना साहब ने एक बात की जो जनरल परवेज मुशर्रफ की उन्होंने एग्जाम्पल दी, थोड़ा सा डिसएग्री। अगर टाइम देखिए, जो आर्मी का जर्नैल होता है ना, वो कभी पॉपुलर नहीं होता आवाम में। वो एक दफ़ा आसमा जहांगीर साहिबा को किसी ने कहा था कि जी जनरल राहिल शरीफ बड़े पॉपुलर हैं। उन्होंने कहा किसी हल्के से इलेक्शन लड़ लें तो पता लग जाएगा कितने पॉपुलर हैं। हाँ, एक और जनरल साहब को भी हमने दुबई में देखा, वो कैसे कर रहे साहब? डू यू वांट टू ऐड ऑन? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मोहतरम एहसन इकबाल साहब ने, जिनको आई कंसीडर वन ऑफ द सेन मेंबर्स ऑफ द पीएमएल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कब तक खैरात कर्जे एड पर हम चलते रहेंगे। ये सूरत हाल है और ये उनके बातें कब एक्शंस में ढलेंगी ब्रिगेडियर साहब, यही तो हमने सोचना है और इसी को तो हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कैटर का कोई लीडर पाकिस्तान को कब फराहम होगा, कब मुहैया होगा। प्रोग्राम के वाले से फीडबैक अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद।